दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से परिवर्तन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान चैप्टर नंबर 2 के जो है वो पार्ट नंबर 2 करेंगे, भारतीय संविधान में अधिकार का। इससे पहला वाला पार्ट हमारे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो, वहाँ पर मैंने लिंक दे दी, वहाँ पर इसे पढ़ लेना, डाउनलोड कर लेना। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इतने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, साथ साथ आपकी जानकारी भी एकत्रित होगी, जिससे आप किसी भी एग्जाम में इसको आगे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हमने परिवर्तन जो क्लासेस स्टार्ट की है, उसमें से हम किताबी नॉलेज नहीं, हम आपको उस महत्वपूर्ण नॉलेज से रूबरू कराएंगे जो किताब में नहीं होती, और बाकी चीज़ें जो आप सिर्फ 11वीं क्लास में नहीं, 12वीं क्लास में, चाहे BA MA, वहाँ तक इसे सही प्रकार से लागू भी कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। क्या है मौलिक अधिकार, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनसे सभी इन्हीं तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमको बताया था कि मौलिक अधिकार क्या है, ये कितने प्रकार के हैं। तो आज उसी से संबंधित हम करेंगे, उन्हीं भागों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिया गया है, और ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है, बताया गया है, उन पर चर्चा की गई है भाग 3 में 12 से 35 तक में। हालांकि अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो 6 मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है, लेकिन हमने इससे पहले आपको बताया था हमारी शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में संपत्ति के मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया। ठीक है, तो इन 6 जो अभी अभी हाल फिलहाल में हमारे 6 जो मौलिक अधिकार हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 की बात करेंगे। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और पांचवा है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। और छठा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, और 6 मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक में जो है इतने अनुच्छेद है दोस्तों। तो हम उन्हीं चीज़ों को हम महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और आपकी समझ में विकसित हो जाएगी। आप इसे जो इसकी PDF फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए आप इसको समझिए पहले सही तरीके से। हम बात करेंगे पहले क्या, ठीक है। तो उद्देश्य क्या मौलिक अधिकार दोस्तों, तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य था राजनीतिक लोकतंत्र की। यहाँ मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करती है। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जी हाँ, मौलिक अधिकार हमने इससे पहले बताया था, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए विकास के लिए काफ़ी आवश्यक है। बिना मौलिक अधिकारों के व्यक्ति के अपने विकास नहीं कर सकता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए वायु की सांस लेने की आवश्यकता होती है ना, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को जीवन में अधिकारों की भी आवश्यकता हो ताकि वो अपना विकास कर सके। ठीक है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न बनता है दोस्तों, क्या अधिकार सीमित होते हैं या अधिकार असीमित होते हैं। तो दोस्तों अधिकार सीमित है, उन पर न्यायालय द्वारा कुछ युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप लोग 2 व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, लेकिन यदि पहला व्यक्ति सोचे कि सारी शिक्षा सारे काम मैं ही करूं तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कुछ पर युक्त प्रतिबंध लगाया गया है ताकि समाज में किसी प्रकार का वैमनस्य का भाव पैदा ना हो। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार सीमित है, न्यायालय जो है संसद है उस पर समय के अनुसार युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, और जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों का रक्षा करने वाला है। यानी मौलिक अधिकारों का सर्वरक्षक कौन है, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आर्टिकल 32। अब हम बात करेंगे एक एक करके अधिकारों की दोस्तों। तो हम पहले बात करें समता यानी समानता के अधिकार की। तो समानता के अधिकार में पहले बात की गई विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की। जी हाँ दोस्तों, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर अधिकार लागू होता है। कहने मतलब है भारत में राज्य सरकार किसी व्यक्तियों की किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार से किसी भी संबंधित क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी जात, समुदाय, धर्म विशेष से क्यों न संबंध रखता हो, सभी को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात कही गई है।
इस प्रकार किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाएगा। न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं होगा, यानी सर्वप्रथम विधि के बाद ही सब कुछ, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, सभी रूप से। यदि एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और कोई गरीब व्यक्ति चोरी करता है, कोई अमीर व्यक्ति चोरी करता है, दोनों को समान से आईपीसी के एक्ट लगेगा, धारा लगेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अमीर व्यक्ति को कुछ अलग लगाया जाए, गरीब व्यक्ति को कुछ अलग लगाया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन व्यवहार में देखा जाता है ऐसा नहीं होता है। दूसरा, कुछ आधारों पर विभेद या प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म को लेकर विभेद नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 15 किसी प्रकार के भेदभाव की मनाही करता है, चाहे वो रंग के रूप में हो, चाहे किसी भी धर्म के रूप में हो, चाहे जन्म स्थान को लेकर हो। तो भारत में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान से क्यों न संबंध रखता हो, उसके साथ किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम सब भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे प्रस्ताव में कहा गया है। तो हम भारत के लोगों में किसी प्रकार भेदभाव संविधान द्वारा नहीं किया गया है, सभी को समान अधिकार प्रदान किया गया हमारे संविधान के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का। जी हाँ, अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निरोगता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी समाज में किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार की छुआछूत की मनाही की गई है। आर्टिकल 17 साफ साफ बात करता है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक समान हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं किया। आज़ादी से पहले जितने भी लोगों के साथ अनेक प्रकार से गैर मानवीय व्यवहार किया जाता था, उस हमारे संविधान निर्माताओं ने उन सभी को एक नियम और कानून के तहत बांध दिया ताकि भविष्य में किसी प्रकार भेदभाव ना किया जा सके किसी के साथ। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों के 6 अधिकारों की गारंटी यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। अब स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता मैं आपके सामने बताता हूं दोस्तों कौन कौन सी है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भारत के रहने वाले प्रत्येक नागरिक किसी अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने का उसे अधिकार है। ऐसा नहीं होगा कि वो अभिव्यक्ति नहीं जाहिर कर सकता, वो अपनी अभिव्यक्ति बता सकता है, उसकी इच्छा बता सकता है, ठीक है, अपने विचार रख सकता है। बी, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। भारत के नागरिकों को सरकार के जो भी नियम कानून जो उनके खिलाफ तो उनके खिलाफ वो क्या कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है, परंतु वो सम्मेलन निरायुध हो। ठीक है, सम्मेलन किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। तीसरा, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी भारतीय नागरिकों को दिया गया है, स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो भारत नागरिक किसी भी संघ का सदस्य बन सकता है, किसी भी संघ का सदस्य बनाने के लिए आपको प्रोत्साहित भी कर सकता है। चौथा क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, मतलब भारत के नागरिक भारत के किसी भी राज्य में स्वतंत्र रूप से आचरण कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकते हैं, बस सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बसने का भी अधिकार ये हमारा आर्टिकल 19 प्रदान करता है। छठा, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली का व्यक्ति बिहार में व्यापार नहीं कर सकता, बिहार के व्यक्ति दिल्ली में आकर व्यापार नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आर्टिकल 19 भारत के नागरिक होना चाहिए, तो वो भारत के किसी भी राज्य में जाकर व्यापार कर सकता है। तो मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि लोग संपत्ति को अपनी जागीर समझने लगे। तो इस प्रकार सरकार ने कहा कि नहीं, संपत्ति को हम सिर्फ कानूनी अधिकार भी रहने देंगे, मौलिक अधिकार से निकाल दिया। क्योंकि जब भूमि सुधार कानून अधिनियम लागू किए गए तब ये संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था ये आड़े आ रहा था, इसलिए सरकार ने इसे कानूनी अधिकार में तब्दील कर दिया 1978 में। ठीक है, 44वें संशोधन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है। अगला है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण, उसके दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाएगा, और हनन बिना किसी विधि की प्रक्रिया के आधार पर नहीं किया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए गिरफ्तार होता है, किसी जुर्म में गिरफ्तार होता है, तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उसे दोषी ठहराया जा सके। जब तक न्यायालय उसे दोषी नहीं ठहरा देती तब तक वह दोषी नहीं होता है, और न ही उसे किसी प्रकार की सजा का प्रावधान दिया जा सकता है।
ठीक है। उसी प्रकार ठीक है, तो ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 22 में भी अपराधी को अपने दोष सिद्ध करने के लिए एक प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई ताकि वह अपने आप को दोष सिद्ध कर सके। अगला है शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का, यानी शिक्षा का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 21 क्लोज का में घोषणा की गई कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये भी हमारे मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि जो शिक्षा का अधिकार है पहले मौलिक अधिकार नहीं दोस्तों, पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल था। हम इससे अगले वाले क्लास में आपको बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होता है, हानि के सिद्धांत क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप समझ लेना कि अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये सभी बच्चों का मूल अधिकार है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहला है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बंधुआ मजदूरी किसी से नहीं करवा सकता, जो पहले प्रचलित थी। जबरदस्ती कोई किसी काम पर नहीं रह सकता है, और यदि काम पर रख रहा है तो उसे मानवीय उपलब्धि उसे प्राप्त होनी चाहिए, यानी गैर मानवीय तरीके से काम नहीं कराया जा सकता है। यानी अगर काम करवा रहे हो तो आपको उसे क्या देना, रोजगार देना होगा और उसे तनख्वाह दिन प्रतिदिन देनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने किसी को बंधुआ मजदूरी तरह काम कराने लगे, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के खिलाफ क्या होगा, दंडनीय होगा। और कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का भी निषेध करता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों या चाय दुकानों पर नौकरी करने के लिए नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 24 में कहा गया किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकट में गतिविधियों यथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध करता है। यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ना किसी फैक्ट्री, ना किसी खान, ना किसी रेलवे में काम पर रखा नहीं जा सकता है। यदि उस पर अगर कोई मजबूरीवश काम कर भी रहा तो उससे उसकी शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए। अगला है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। तो अंतःकरण की धर्म और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब भारत के नागरिकों को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसे फॉलो करने का पूरी तरह से अधिकार है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य सभी नागरिकों को धर्म के नाम पर स्वतंत्रता प्रदान करती है। वो किसी प्रकार के धर्म को मान सकता है, पूजा कर सकता है, किसी धर्म को अपना सकता है। ठीक है, ये बात कही गई है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके प्रभाव अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 ये उपबंध। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 ये उपबंध करता है कि भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 बात करता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति का विकास करने का पूर्णतः अधिकार है। ऐसा नहीं कि अगर कोई जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक है तो उसकी संस्कृति, उसकी लिपि को, उसकी पैरवी खत्म कर दी जाए। यदि वह भारतीय है तो उसको भी संस्कृति, शिक्षा के विकास है और उसको अपनी संस्कृति, शिक्षा, प्रसार करने का पूरी तरह से अधिकार दिया गया है। तो इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता है। तो राज्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को एडमिशन करने से मना नहीं कर सकती, ना ही जिसकी जाति अलग हो, जिसका धर्म अलग हो, जिसका समुदाय अलग हो। ऐसा नहीं कि भारत में रहने सभी नागरिक एक समान है। तो जाति आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा आधार पर किसी प्रकार का स्कूली शिक्षा में या किसी भी एडमिशन में लेने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 30 में भी ये भी बात की गई है कि जो है अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक शिक्षा संबंधी और नियम बनाने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों ये है अनुच्छेद 32। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है और दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यानी जो आर्टिकल 32 है दोस्तों, एक प्रकार का संवैधानिक उपचार का अधिकार है। यानी ये संविधानों का संविधान है, यानी इसके बिना संविधान की किसी प्रकार की वैल्यू नहीं है। मान लो यदि हमारे संविधानों को कोई उल्लंघन करता है, हमारे अधिकारों को उल्लंघन करता है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ध्यान होना, आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 226
उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। तो ये क्या हमारे मौलिक अधिकार रक्षक है, यानी यदि ये नहीं रहेंगे तो हमारे मौलिक अधिकार को भी हनन कर सकता है। तो इस प्रकार इसीलिए अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार अधिकारों को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। जिस प्रकार से मनुष्य के हृदय गति रुक जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसी प्रकार से यदि हमारे संविधान में आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचार अधिकार नहीं रहेंगे तो हमारे मौलिक अधिकार किसी भी कार्य के नहीं होंगे। यदि मान लो आपको बुखार हो और आपको डॉक्टर में जाने की इजाज़त ना हो तो आप कैसे बुखार ठीक करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है और हमें न्यायालय के पास जाने का इजाज़त नहीं है तो हम अपने अधिकारों की पूर्ति नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 32 हमारे अधिकार रक्षा भी प्रदान करता है। और अनुच्छेद 32 के तहत जो न्यायालय है कई प्रकार की रिट भी जारी कर सकती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, ठीक है, परमादेश, ये उत्प्रेक्षण रिट, ये सभी बातों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हम ठीक है, तो इस प्रकार अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया गया है। और एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय भी है। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास ख़त्म होती है। आप लोगों को PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इसको नोट कीजिए, आपको सही मानूँ काफ़ी समझ में आएगा। धीरे धीरे करके हम थोड़े भी संसाधन सीमित हैं क्योंकि लॉकडाउन है, नहीं तो हम आपको और सही तरीके से और अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और जय हिंद।